नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपकी परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस स्पेशल एजुकेटर 58 पोस्ट वाली, उसका एग्ज़ाम कल है। कल मतलब 12 जुलाई 2026 को है। तो मैं आप सभी के लिए 130 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो जो परीक्षाएं हुई हैं स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेटर की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उनको इस क्लास में शामिल किया है। जो ये 130 क्वेश्चंस हैं उनमें पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने उनको इसमें शामिल किया है, और कुछ नए एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्या किए हैं इसमें शामिल किए हैं। तो सबसे पहले सौरवेद ऑफिशियल परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपकी मेहनत है, जो आप इतनी लगन और निष्ठा के साथ तैयारी कर रहे थे, वो पूरी की पूरी मेहनत आपकी कल परीक्षा में रंग लाने वाली है। बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, बस इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको लगे रहना है। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये परीक्षा पर आधारित है। आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, इनमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्पेशल एजुकेशन से ही, स्पेशल पेडागोजी से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनसे मैंने क्वेश्चंस को क्या किया है, शामिल किया है इसमें। ठीक है, और जो ये क्लास है आपके सिलेक्शन की आखिरी और सबसे मजबूत जो सीढ़ी है वो साबित होने वाली है। इस स्पेशल सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं 130 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके कल के पेपर के दृष्टिकोण से सीधे एक तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इनके आधार पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपने स्टडी प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है, बेहतरीन जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड हो, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज का हम सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो कि क्या कह रहा है, थैलेसीमिया क्या है। इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि थैलेसीमिया क्या है, बताएंगे। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और मैंने भी जब जितनी भी ये क्लासेस ली, स्पेशल पेडागोजी की मैंने क्लासेस ली, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है और इसके बारे में बताया भी है। तो बताएंगे थैलेसीमिया क्या है। एक प्रकार का संक्रामक रोग है, या एक आनुवंशिक रक्त विकार है, या वायरल संक्रमण है, या पोषण संबंधी रोग है। बताएंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है। और ध्यान से सुनेंगे हर एक एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन जो मैं कराने वाला हूं उनमें से भी आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैंने बताया कि यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है। आनुवंशिक का मतलब होता है जेनेटिक, मतलब जेनेटिक का मतलब होता है जो पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखने को क्या मिलता है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे कि आपकी बॉडी में जो सामान्य तरीके से ब्लड बनता है, सॉरी हीमोग्लोबिन का जो क्या होता है, निर्माण होता है, वही कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, रक्त की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जब सामान्य रूप से उसका निर्माण ही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैंने कुछ क्वेश्चंस थैलेसीमिया पर ही क्या किए हैं, उठाए हैं। ठीक है, और ये पूछे भी गए क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया किसके कारण होता है। तो बताएंगे किसके कारण होता है।
अगर जो आपने पिछले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझा है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया है उसको आपने बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल जरा सा भी समझ आया है तो इसका जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। क्या ये जीवाणु संक्रमण है? क्या ये जीन में उत्परिवर्तन है, मतलब बदलाव है कोई ना कोई? क्या ये विटामिन की कमी है? ठीक है, या फिर वायरस संक्रमण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन में उत्परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, तो जीन में क्या देखने को मिलते हैं? जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके कारण क्या होता है? थैलेसीमिया देखने को मिलता है। आपने सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर कि यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है वो सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि थैलेसीमिया मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है या शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? क्या ये हृदय को प्रभावित करती है, यकृत को प्रभावित करती है, रक्त को प्रभावित करती है या फेफड़े को प्रभावित करती है? बताएंगे किसको प्रभावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताएंगे किसको प्रभावित करती है? पिछले दो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर आधारित है, तो वह रक्त को प्रभावित करती है क्योंकि यह एक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो सामान्य रूप से बनना, मतलब सामान्य रूप से जितना बनना चाहिए उतना उसका निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? बताएंगे। थैलेसीमिया जो है उसमें, मतलब उसमें क्या होता है? शरीर में किसकी कमी हो जाती है? बताएंगे किसकी कमी हो जाती है? श्वेत रक्त कणिकाओं को, मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या फिर एक मिनट, बताएंगे किसकी कमी हो जाती है? या फिर प्लाज्मा की कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? तो अभी बताया हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बनने का कारण यह है कि रोगी में एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने हर एक डिसेबिलिटी क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है? थैलेसीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? बताएंगे थैलेसीमिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्या तेज बुखार है, या एनीमिया है, या उच्च रक्तचाप है, या मधुमेह है? बताएंगे। तो मैंने अभी बताया, जिसमें क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन जब कम बनने लगता है तो उससे क्या होता है? उससे जो मतलब पेशेंट है उसमें क्या होता है? एनीमिया क्या हो जाता है? मतलब एनीमिया हो जाती है उसके अंदर। तो रक्त अल्पता मतलब खून की कमी। ठीक है, खून की कमी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया का निदान किससे किया जाता है? बताएंगे थैलेसीमिया का जो निदान है, मतलब उसका जो इलाज है, कैसे किया जा सकता है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बताएंगे। तो क्या होता है, मतलब इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है? रक्त परीक्षण करके किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो जो रक्त परीक्षण है उससे, ब्लड टेस्ट जिसे बोलते हैं, उससे किया जाता है। ठीक है, सीबीसी हो गया, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, तथा जो अन्य रक्त परीक्षण द्वारा निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंभीर थैलेसीमिया के रोगियों को सामान्यतः क्या आवश्यकता होती है? बताएंगे किसकी आवश्यकता होती है? जो गंभीर थैलेसीमिया जिनको हो जाता है उनमें सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? केवल एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, या फिर नियमित रक्त चढ़ाना होता है? ठीक है, या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता हो, या टीकाकरण का? तो ये भी नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपी की कहा, केवल एंटीबायोटिक नहीं, तो क्या हो जाएगा? नियमित रक्त चढ़ाना होता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? बताएंगे थैलेसीमिया के रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? बताएंगे कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? आनुवांशिक परामर्श, या फिर व्यायाम, या टीकाकरण, या एंटीबायोटिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आनुवांशिक परामर्श। ठीक है, जैसे विवाह पूर्व एवं जो गर्भावस्था के दौरान जो आनुवांशिक जांच होती है और जो परामर्श दिए जाते हैं, मतलब जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे क्या किया जाता है, किया जा सकता है, इसकी रोकथाम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? तो अभी मैंने बताया किस प्रकार की बीमारी है। बताएंगे किस प्रकार की बीमारी है?
कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, थैलेसीमिया मेजर के उपचार का एक प्रमुख विकल्प क्या है। थैलेसीमिया मेजरमेंट जो होता है मेजर करने का, तो उसका जो उपचार है उसका एक प्रमुख विकल्प कौन सा है, बताएंगे। बोन मैरो प्रत्यारोपण है, केवल दर्द निवारक दवा होती है, या योग होता है, या फिजियोथेरेपी होती है। तो जो बोन मैरो टेस्ट होता है, क्या होता है, बोन मैरो टेस्ट होता है, वो क्या होता है, थैलेसीमिया मेजर के उपचार का एक प्रमुख क्या माना जाता है, विकल्प माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रोगी होते हैं उनमें क्या होता है, बोन मैरो जो स्टेम सेल है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, मतलब स्थायी उपचार का प्रभावी विकल्प क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोन मैरो प्रत्यारोपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट अब आ जाते हैं बौद्धिक दिव्यांगता क्या है। आ गए हम अपनी डिसेबिलिटी पर। ठीक है, तो बताएंगे जो बौद्धिक दिव्यांगता है वो क्या है, केवल शारीरिक विकार है, या फिर बौद्धिक कार्य क्षमता एवं अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी देखी जाती है, या केवल दृष्टि दोष है, या केवल श्रवण दोष है, बताएंगे। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, बताइए बताइए। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बौद्धिक कार्यक्षमता एवं अनुकूलन व्यवहार में क्या होती है, महत्वपूर्ण कमी देखी जाती है। जो बौद्धिक दिव्यांगता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उनमें क्या होती है, उनमें कमी देखने को मिलती है। जैसे आईक्यू लेवल का क्या हो जाता है, उसमें कमी देखने को मिलती है। जिनसे क्या होता है, जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, दैनिक काम होते हैं, उनको ये चीजें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो दैनिक जीवन है उनका, उनके अनुकूलन में, ठीक है, तथा उनके जो कौशल्स होते हैं, मतलब जो स्किल्स होती हैं, जो डेली के रूटीन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता सामान्यतः किस आयु से पहले प्रकट हो सकती है। क्या 18 वर्ष से पहले प्रकट हो सकती है, या फिर 25 वर्ष से पहले, या 30 वर्ष से पहले, या 40 वर्ष से पहले, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष से पहले, 25 वर्ष से पहले, 30 वर्ष से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष से पहले। ठीक है, क्योंकि DSM-5 और जो AAIDD है उसके अनुसार, मतलब ये जो कितनी है, ये जो संस्थाएं हैं, इनके अनुसार जो है इसकी जो शुरुआत है, विकासात्मक जो अवधि है, वो 18 वर्ष की आयु से क्या हो जाती है, पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता का प्रमुख लक्षण क्या है। बौद्धिक दिव्यांगता का प्रमुख लक्षण क्या है, सीखने एवं समस्या समाधान में कठिनाई होना, केवल बुखार होना, या केवल सिर दर्द, या केवल आंखों की कमजोरी, बताएंगे। बौद्धिक दिव्यांगता का प्रमुख लक्षण क्या है। आप सब जानते हैं कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है। सामान्य तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो अ, सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो इनका जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा डिले देखा जाता है। ठीक है, उनमें क्या देखा जाता है, डिले देखा जाता है, क्योंकि वो जो सामान्य आईक्यू होता है 90 टू 110 के बीच में जो होता है वो क्या हो जाता है, 90 से कम हो जाता है। तो 90 से जब कम हो जाता है तो जो उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उनको करने में क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, या फिर उनको करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो सीखने एवं समस्या समाधान में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जो सीखने की गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और जो तर्क और निर्णय और समस्या समाधान में क्या होती है, इनको कठिनाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता का मूल्यांकन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है। आईक्यू एवं अनुकूलन व्यवहार के आधार पर किया जाता है, या फिर केवल लंबाई के आधार पर किया, केवल प्रजनन, केवल वजन के आधार पर, केवल रक्तचाप। फटाक से कट कर दो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईक्यू के आधार पर किया जाता है और अनुकूलन के आधार पर किया जाता है। केवल आईक्यू ही नहीं है, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर नहीं, बल्कि जो संचार है, मतलब जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट है, और जो व्यावहारिक बिहेवियरल कौशल्स हैं, उनके आधार पर भी क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक दिव्यांगता का कारक हो सकता है। आनुवंशिक कारक हो सकता है,
या फिर जन्म के समय जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं, या फिर मस्तिष्क की चोट हो सकती है, उपयुक्त सभी बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने कमेंट अगर जो किया है, जो लोग इसके बाद डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करने जा रहे हैं या अभी फॉर्म नहीं भरा या फिर फिल करेंगे, ठीक है, तो हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, जो डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसी आई है 450, उसमें अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। जो 100 नंबर की जो पैडागोजी स्पेशल की आने वाली है, जो नॉर्मल पैडागोजी आने वाली है, उसको मैं इस क्लास सॉल्विद ऑफिशियल चैनल पर आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूँ। उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। और हो सकेगा जो पार्ट ए है, जिसमें आपको मैथ में कठिनाई देखने को मिलती है, इंग्लिश में कठिनाई देखने को मिलती है, वो भी मैं क्लास पर इस पर अपने सॉल्विद ऑफिशियल चैनल पर शुरू करूँगा, ठीक है। उसके लिए ये एग्ज़ाम आप अपना दे के आएंगे, ठीक है, बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, आप अपना एग्ज़ाम दे के आइए। और उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि हम डी ट्रिपल एस बी के लिए आपसे जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जब भी क्लासेस शुरू होंगी तो आप तक वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, ठीक है, तब तक आपको शांत नहीं बैठना है, ठीक है। जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो हार तो माननी ही नहीं है, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए हुए अपने क्लास पे आते हैं, ठीक है। ये तो बातें हम बाद में भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता का कारण हो सकता है आनुवंशिक कारण, बिल्कुल हो सकता है। जन्म के समय आपने प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ठीक है, नेटल स्टेज, ये सारी स्टेजेस पढ़ी होती है कि जन्म के पहले समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है, माँ को बीमारी हो जाना कोई, ठीक है। ये भी देखा जाता है कि माँ ने अगर माँ कोई शराब का सेवन तो नहीं कर रही है, जिससे क्या हो सकती है, बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये क्या होते हैं जन्म से पहले, ठीक है। जन्म के समय, कि जन्म के समय बच्चे का रंग कैसा था, बच्चे का भार कैसा था, ठीक है, बच्चे का वेट कितना था, बच्चा रोया था कि नहीं रोया था, कितने समय बाद रोया था, बच्चे का कलर कैसा था, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जन्म के समय होती है। जन्म के बाद बच्चे को कोई तेज बुखार तो नहीं आया, पीलिया तो नहीं हुआ, जॉइंडिस तो नहीं हुआ, जॉइंडिस पीलिया एक ही होता है, ठीक है। ये बीमारी क्या होती है, बच्चा कहीं गिरा तो नहीं जिससे उसके सर में चोट लग गई हो, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, जन्म के समय जटिलताएं देखने को मिलती है, मस्तिष्क की चोट मैंने बता दिया। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, व्यक्तिगत एवं समावेशी शिक्षा, केवल रटने बिल्कुल काटो रटना, केवल गृह कार्य बिल्कुल काटो, केवल परीक्षा बिल्कुल काटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिगत एवं समावेशी। आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये क्वेश्चंस क्या कर दिए हैं, बिल्कुल एक जैसे कर दिए हैं, कि मतलब इसमें एक क्वेश्चन, मतलब जो आंसर है वो बिल्कुल दिख ही रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं किया है कि आपका मोटिवेशन हाई हो, आप क्वेश्चन कर पाए हैं, कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको अब तो करना ही चाहिए क्योंकि कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब जिनकी टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने क्या किया है, इसको मतलब तभी क्लास लेट हो गई, अपलोड करने में क्लास लेट हो गई, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, तब उसकी टाइपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब 3 क्वेश्चंस ऐसे कर दिए हैं, एक वो ऑप्शन दिख रहा है, तो डजेंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर देखना है, ठीक है। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत एवं जो समावेशी शिक्षण है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा होता है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, उसकी जो क्षमता होती है उसके अनुसार उसमें क्या होता है, मतलब जो इंडिविजुअलाइज्ड एवं जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सबसे प्रभावी होती है, क्या होती है, सबसे प्रभावी होती है। आपसे आपसे मैंने आईपी का पूछा था कि फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो आपने जीन मार्क इटार्ट का नाम सुना होगा, जीन मार्क इटार्ट का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने क्या किया, मतलब जो एक पेरिस के मनोवैज्ञानिक थे, जिनको एक जंगल में बच्चा मिलता है, 10 या 12 साल का बच्चा मिलता है, वो क्या करते हैं, मतलब बिना कपड़ों के बच्चा मिलता है, उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो वहीं से माना जाता है कि आईपी पर सबसे पहले काम जो किया था वो जीन मार्क इटार्ट ने किया जाता है, ऐसा माना जाता है,
ऐसा इतिहास कहता है स्पेशल एजुकेशन का। ठीक है, और अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो वो आप बोलेंगे कि जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड हो जाएंगे। ये फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के जनक माने जाते, मतलब स्पेशल एजुकेशन के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। कौन? जीन मार्क, याद रखेंगे, जीन मार्क गेस्पर्ड, ठीक है, गेस्पर्ड इटार्ड, ठीक है, इटार्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस याद रखेंगे। बीच बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको बताता जाऊंगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आप याद करते जाएंगे। कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता में अनुकूलन व्यवहार का संबंध किससे है? बौद्धिक दिव्यांगता में अनुकूलन व्यवहार का, ठीक है, उसका जो संबंध है वो किससे है? क्या दैनिक जीवन कौशल से है, केवल खेल से है, केवल चित्रकला से है, केवल संगीत से है? जैसे मैंने आपको यूपी टेट में बताया था कि केवल की जो बात करें उन ऑप्शंस को कट कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 100% ऑप्शंस पर अप्लाई करेंगे, नहीं। जब आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन ना पता हो और 4 में से 3 ऑप्शंस केवल वाले दिख रहे हो, तब आप जिसमें केवल ना लगा हो तो आप उस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक जीवन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? सहयोग एवं विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, दंड की आवश्यकता होती है, उपेक्षा की आवश्यकता होती है, अलगाव की आवश्यकता होती है? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनको सहयोग की आवश्यकता होती है एवं विशेष शिक्षक, जैसे कि आप स्वभावी शिक्षक हैं, ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं, आप में से कोई ना कोई वहां पर टीचर बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, सबका एग्जाम अच्छे से जाने वाला है, मगर सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी, मतलब जितनी पोस्टें हैं। ठीक है, पोस्ट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, निगेटिव सेंस अपने अंदर लाना ही नहीं है। आपने जितना पढ़ा है पर्याप्त है, जो भी पढ़ा है सब आपको आपको याद है, इतना सोच के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? मैंने अभी पहले ही बताया था। इसमें क्या वजन के आधार पर किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्या ऊंचाई के आधार पर? बिल्कुल नहीं। रक्त समूह के आधार पर? बिल्कुल नहीं। आईक्यू किसके आधार पर किया जाता है? आईक्यू के आधार पर। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल एज, क्या होता है? मेंटल एज अपॉन सीए, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है आईक्यू निकालने का। ठीक है, क्योंकि जो परंपरागत रूप से जो आईक्यू है उसके आधार पर, चाहे वो हल्का, मध्यम, गंभीर, जैसे हम बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, इनका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि बौद्धिक दिव्यांगता में आपको कौन से बच्चे दिखेंगे? मतलब जैसे माइल्ड कैटेगरी के दिखेंगे, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड। ठीक है, माइल्ड मतलब जैसे हल्का, और मॉडरेट मतलब मध्यम, और सीवियर मतलब गंभीर, और प्रोफाउंड मतलब अति गंभीर। ठीक है, मतलब जो अति गंभीर बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, तो जबकि वर्तमान में जो अनुकूलन है, अनुकूलन व्यवहार है, उसको क्या है, मतलब उसको भी समान महत्व क्या किया जाता है, इसमें दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? क्या सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, या फिर कठोर होना चाहिए? पहले ही कट करेंगे नेगेटिव, भेदभाव बिल्कुल कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टाइपिंग्स ऐसे कर रखी हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसमें मैंने क्या किया था, मतलब अ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको उसमें डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है, मतलब वो एक सिस्टमेटिक वैसे क्या कर देता है, अपडेट करके दे देता है। ठीक है,
तो आप उस पर मत जाइएगा, आप अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इसी आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक रोग क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, बताएंगे। एक विकार जो व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। केवल शारीरिक कमजोरी है, केवल संक्रामक है रोग है, केवल पोषण, दोनों काटो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का उदाहरण है, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, तो क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा सिजोफ्रेनिया। क्या है, एक तरीके से जो मानसिक रोग है उसका क्या है, उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया। अच्छा, क्या है सिजोफ्रेनिया, कोई बताएगा, सिजोफ्रेनिया क्या है? आप ऐसे ही बता दीजिए कि यह एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें सोच, व्यवहार और वास्तविकता की जो समझ है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DSM-5 का उपयोग किस लिए किया जाता है। DSM-5 का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, रक्त परीक्षण के लिए, नेत्र परीक्षण के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए, नहीं, मानसिक रोगों के निदान के लिए, वर्गीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीडी-10 का उपयोग किस लिए किया जाता है, आईसीडी-10 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताएंगे। बताएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या रोगों के वर्गीकरण एवं निदान के लिए किया जाता है, या फिर केवल हृदय रोग के लिए उपचार के लिए किया जाता है, केवल नेत्र रोगों के लिए, या केवल टीकाकरण के लिए किया जाता है। केवल वाले आप क्या कर देंगे, बिल्कुल कट कर देंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रोगों के वर्गीकरण एवं निदान के लिए किया जाता है। क्योंकि आईसीडी-10 विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो जारी किया गया डेटा होता है रोगों के वर्गीकरण की क्या की जाती है, अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो भाई, RPWD एक्ट, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, आपको पूरी की पूरी क्लास करा रखी है इस पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। इसके अनुसार जो मानसिक रोग है उसमें क्या सम्मिलित है, सोच, मनोदशा, अनुभूति एवं स्मृति से संबंधित गंभीर विकार है, केवल बुखार, या फिर केवल हड्डियों का रोग, या केवल त्वचा रोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोच, मनोदशा, अनुभूति एवं स्मृति से संबंधित क्या है, ये विकार है। क्योंकि जो RPWD एक्ट है जिसमें 102 धाराएं दी गई हैं, 17 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मानसिक रोग को, जो मतलब मानसिक रोग है उसकी क्या है, जो सोच है, भावना है, मनोदशा है, अनुभूति है, एवं जो स्मृति मतलब मेमोरी को प्रभावित करने वाली जो स्थिति है उसके रूप में क्या दिया जाता है, इसे मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का उदाहरण नहीं है, मानसिक रोग का उदाहरण नहीं है। अवसाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चिंता का विकार, ठीक है, और मधुमेह, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। और सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में यह एक मानसिक विकार है जिसमें क्या होता है, सोचने की क्षमता ये क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह एक मानसिक विकार में नहीं काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि अवसाद का प्रमुख लक्षण क्या है, अवसाद मतलब डिप्रेशन का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है, बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या लगातार उदासी एवं रुचि में कमी, सुनने की क्षमता में कमी, अरे भाई सुनने की क्षमता में कमी मतलब HI, हियरिंग इम्पेयर्ड, तो वहाँ पर डिप्रेशन तो आ ही नहीं सकता। दृष्टि VI बिल्कुल नहीं हो सकता। हड्डी टूटना बिल्कुल नहीं, हड्डी टूटना का डिप्रेशन से क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगातार उदासी एवं रुचि में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, जब अगर जो बच्चा डिप्रेशन में है, अगर जो कोई इंसान भी डिप्रेशन में है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो किसी भी फील्ड में लगता ही नहीं, होता ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में ही लीन रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिजोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, सिजोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है सोच, अनुभूति एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक रूप के रोगों के उपचार में कौन सा उपाय उपयोगी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परामर्श, मनोचिकित्सा एवं दवाएं।
ये बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सम्मान एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, भेदभावपूर्ण होना चाहिए, नहीं, उपेक्षा नहीं, दंडात्मक नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम वीआई के जो क्वेश्चंस हैं, जो वीआई कैटेगरी है उसके उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैंने कुछ इसमें शामिल किए हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, उनको करते हैं। कह रहे हैं कि दृष्टि दिव्यांगता क्या है? बताएंगे दृष्टि दिव्यांगता क्या है? क्या देखने की क्षमता का आंशिक एवं पूर्ण रूप से प्रभावित होना, सुनने की क्षमता, पहले ही कट कर देंगे, बोलने की क्षमता, स्पीच, चलने फिरने, लोकोमोटर, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखने की क्षमता का आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित होना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि दिव्यांगता का सबसे सामान्य कारण क्या है? दृष्टि दिव्यांगता का सबसे सामान्य कारण क्या है? अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, उसका दृष्टि दिव्यांग से क्या लेना देना है? मधुमेह बिल्कुल नहीं, अस्थमा बिल्कुल नहीं हो सकता, मोतियाबिंद क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दिव्यांगता का प्रकार है? बताएंगे कौन सा दृष्टि दिव्यांगता का प्रकार है? दृष्टिहीनता है या फिर अल्प दृष्टि है या उपयुक्त दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी पहले ही जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया तो उसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण दृष्टिहीनता या फिर अल्प दृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लो विजन किसे कहा जाता है? लो विजन किसे कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसे केवल रंग पहचानने में कठिनाई होती है, ऐसा व्यक्ति जिसे केवल रात में दिखाई नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी देख नहीं सकता, या फिर ऐसा व्यक्ति जो उपचार या चश्मे के बाद भी सामान्य रूप से देख नहीं पाता है लेकिन शेष दृष्टि का क्या करता है? उपयोग करता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण दृष्टिहीनता जिसे हम ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति बिल्कुल भी प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता है, या जब व्यक्ति केवल दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, या जब व्यक्ति केवल निकट की दृष्टि को नहीं देख पाता है, या व्यक्ति जब केवल धुंधला नहीं मतलब व्यक्ति को केवल धुंधला दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि जितने भी ऑप्शंस में केवल दिखेगा आप उसे क्या कर देंगे? निगेटिव मानेंगे और उसके ऑप्शंस को कट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब व्यक्ति बिल्कुल भी प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई ब्रेल ने किया था। कब किया था? 1824 ने किया था, 1824 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि के एक सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? बताएंगे कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे और अपना अंत में स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। और अगर जो मेरा समझाना आपको पसंद आ रहा हो, आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? बताएंगे सबसे उपयुक्त। केवल पहले ही हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। केवल चित्र आधारित, अरे चित्रों का हम क्या करेंगे? एक वीआई स्टूडेंट है, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मतलब देखने की जो क्षमता है वो बाधित हो चुकी है, तो मतलब हमको चित्रों से कोई लेना देना नहीं, वीडियो दिखाकर नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेल पुस्तकें एवं स्पर्श आधारित जो सामग्री है उसका हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? श्वेत छवि, ब्रेल स्लेट एवं स्टाइलस, या फिर स्क्रीन रीडर, या उपयुक्त सभी? बताएंगे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो श्वेत छवि होती है, जो स्टिक होती है जिससे वो मतलब अपना रास्ता ढूंढते हैं, चलते हैं, ब्रेल स्लेट होती है, एवं जो स्टाइलस तथा स्क्रीन रीडर, इन तीनों का क्या किया जाता है?
इनके द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक एवं स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, इस पर आधारित शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या फिर आवश्यकता अनुसार सहायक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो जो वीआई स्टूडेंट को हम क्या देते हैं, शिक्षण जब देते हैं, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसमें ये चाहिए कि शिक्षक को स्पष्ट मौखिक निर्देश देने चाहिए, स्पर्श आधारित सामग्री का उपयोग करना चाहिए, और जो आवश्यकता अनुसार असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जैसे जो डेफ स्टूडेंट होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो एचआई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, तो वो लिप रीडिंग करके सीखते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्रेशन से समझते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका फेस है बिल्कुल लाइट में होना चाहिए, जिससे वो फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सके। ठीक है, इससे क्या होगा, उनके बीच में ये बाधा क्रिएट नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण दिव्यांगता क्या है? बताएंगे। श्रवण दिव्यांगता क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? इसमें क्या होता है, सुनने की क्षमता का आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जन्मजात कारण, मतलब क्या हो सकता है, जन्मजात हो सकती है, संक्रमण या दुर्घटना, या लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहना, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जन्मजात भी हो सकता है, संक्रमण, कान में संक्रमण के कारण भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, और लंबे समय तक अगर जो तेज आवाज सुनाई दे रही है, तो देखा होगा अगर जो अचानक से कोई कान में तेज आवाज कर से बोल देता है तो कान से सीटी आने लगती है, तो ये भी एक डैमेजिंग का कारण हो सकता है। ठीक है, तो सभी ये जितने भी मैंने कारण बताए ये सभी श्रवण हानि के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रवण दिव्यांगता का कौन सा प्रकार है? बताएंगे कौन सा प्रकार है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, संवेदी तंत्रिकीय श्रवण हानि, ठीक है, मिश्रित श्रवण हानि, मतलब या फिर उपयुक्त सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएंगे क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रवण हानि के जो मुख्य प्रकार हैं, जैसे कंडक्टिव प्रवाहकीय होता है, ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे हम सेंसर न्यूरल बोलते हैं, और जो मिश्रित होती हैं ये भी क्या होती हैं, प्रकार इसके माने जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि श्रवण दिव्यांग व्यक्ति के लिए सबसे अधिक उपयोगी सहायक उपकरण कौन सा है? बताएंगे सहायक उपकरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हियरिंग एड। क्या हो जाएगा? हियरिंग एड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग सबसे, मतलब इसके लिए, मतलब किसके लिए किया जाता है? दृष्टि सुधारने के लिए किया जाता है, गंभीर श्रवण हानि वाले व्यक्तियों को सुनने में सहायता के लिए किया जाता है, या फिर चलने में सहायता के लिए, या फिर बोलने में? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि जो साइन लैंग्वेज है वो क्या है? तो इसका जो हाथों के संकेतों के भरे के भाव एवं शारीरिक हाव भाव का संप्रेषण है, क्या कहलाता है? साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्पष्ट एवं सामने देखकर बोलना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट एवं सामने देखकर तो बोलना ही चाहिए, फेस जो होना चाहिए वो आपका लाइट में होना चाहिए, जिससे बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ सके, लिप रीडिंग कर सके, दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, विजुअल जितनी भी चीज़ें होंगी उनसे बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, इमोशंस को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। आवश्यकता पड़ने पर सांकेतिक भाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मतलब जो इंडियन साइन लैंग्वेज है मुख्य रूप से किसके लिए विकसित की गई है? तो श्रवण एवं वाणी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। फिर है श्रवण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है, बताएंगे किसके द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियोमेट्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो समावेशी कक्षा में श्रवण दिव्यांग विद्यार्थी की सहायता के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? बताएंगे सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? तो शिक्षक का विद्यार्थी की ओर मुख करके खड़े होना, जो कि एक